नमस्कार दोस्तों। तो घटनाचक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और इस कड़ी में हमने बिहार की कला संस्कृति, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हमने देख लिया है। इस वीडियो में आधुनिक बिहार का इतिहास से संबंधित फैक्ट का संकलन है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो पहला जो पॉइंट है क्या है, पटना में डचों ने 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग 1632 के विकल्प को सही मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 में दिया गया है। तो देखिए, वैसे तो पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री 1638 में स्थापित की थी और इस बात का प्रमाण इग्नू के नोट्स और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों से मिलता है, लेकिन बीपीएससी क्या मान रहा है? बीपीएससी 1632 ही मानता है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि पटना डिस्ट्रिक्ट का जो गजेटियर है उसमें ये बात है कि 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था। पीटर मुंडी विदेशी यात्री था। तो हालांकि डच फैक्ट्री की स्थापना कोई विवरण पीटर मुंडी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी 1632 में देखा था, तो बीपीएससी उसी को मानता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। जो बीपीएससी मानता है उसी को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम उसका देना है, वो अपना ही आंसर मानेगा। वर्तमान पटना कॉलेज कलेक्ट्रेट डचों की अफीम कोठी हुआ करती थी। तो जहाँ पर अभी पटना का कॉलेज है और जो कलेक्टेरिएट है, ये दोनों जगह डचों की व्यापारिक कोठी थी जहाँ से अफीम निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट, सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो सूती वस्त्र, अफीम और नील। और अफीम से जुड़ा हुआ दो बात अभी क्या हमने पढ़ा कि जो जहाँ पर अभी कलेक्टेरिएट है पटना में और पटना कॉलेज हुआ, वो अफीम की कोठी हुआ करती थी डचों की। नेक्स्ट, 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 मीर कासिम को एडम थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उदवा नाला के युद्ध में भी पराजित किया। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1763, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कटवा का युद्ध कब हुआ, तो 19 जुलाई 1763, यानी कि 1763 को याद रखना, 1763। मीर कासिम को एडम स्मिथ ने किस युद्ध में हराया? तो मीर कासिम को एडम स्मिथ ने ये हराया था कटवा के युद्ध में, और इसके बाद गिरिया का युद्ध और उधवा नाला का युद्ध, इन दोनों में भी हराया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिहार की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस संधि के तहत प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के तहत प्राप्त हुई। तो हालांकि बंगाल का भी और उड़ीसा का भी दीवानी प्राप्त हुआ था। अच्छा, कौन से युद्ध के बाद? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है बिहार स्पेसिफिक में। नेक्स्ट, प्रमुख विद्रोह। तो क्लाइव के काल में मुंगेर, इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट है। 1760 से 61 में नील विद्रोह हुआ। अब बहावी आंदोलन के बारे में फैक्ट है। इसके प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो किस आंदोलन का पटना केंद्र रहा है? बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन। हाजी सरैतुल्ला इनके प्रमुख नेता थे। पटना इसका केंद्र था। तो देखिए, फराजी आंदोलन का भी पटना प्रमुख केंद्र रहा है और इससे पहले बहावी आंदोलन का भी पटना प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों की पीतल का लोटा दिया जाता था। कैदियों को क्या दिया जाता था? पीतल का लोटा। किस लिए? परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लोटा विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। अब ये कब से पीतल के लोटे की जगह ये मिट्टी का बर्तन दिए जाने लगा? तो 1856 से 1857 में क्रांति हुई थी। तो ऐसे कोरिलेट करके याद रखा जा सकता है।
नेक्स्ट, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो नोनिया विद्रोह के कारणों में से पूछा जा सकता है, तो इस किस चीज़ से संबंधित है? ये सोरे की व्यापार से, सोरे की खेती या सोरे के व्यापार से संबंधित, व्यापार से ही मेन रूप से संबंधित है, खेती से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें दिया हुआ है कुछ, वर्ष, विद्रोह, प्रमुख क्षेत्र और नेतृत्व करता। तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे बनते ही हैं। 1767 से 77 के बीच में ढाल विद्रोह हुआ है। क्षेत्र क्या था? सिंहभूम क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता इसके थे राजा जगन्नाथ ढाल। अच्छा, नेक्स्ट है 1769 से 1805 चुआर विद्रोह हुआ है। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पातर आदि। नेक्स्ट है 1771 से 72 में चेरो विद्रोह हुआ है। किस क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में। और चिरंजीत राय, जयनाथ सिंह, ये दोनों नेतृत्वकर्ता थे चेरो विद्रोह के। नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसमें लिखा, अच्छा बाद में इसको पढ़ते हैं विशेषताएं। 1772 से 82 के बीच में पहाड़िया विद्रोह हुआ है संथाल परगना में। जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। लास्ट है 1789 से 1832। तो 1789 से 1832 में तमाड़ विद्रोह हुआ है। कौन सा क्षेत्र में? तमाड़ में। भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी और दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। विशेषताओं में लिखा हुआ है, सबकी विशेषता में, पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुए, ऐसा लिखा, राजा घोषित हुए थे। नेक्स्ट, अच्छा अभी और है 1784 तिलका विद्रोह राजमहल क्षेत्र में हुआ था। तिलका मांझ इसके नेतृत्वकर्ता थे और इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है था। तो किसे कहा जाता था आदि विद्रोही? तो तिलका मांझी को कहा जाता था। नेक्स्ट, 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ है कोल्हान क्षेत्र में और पोटो सरदार इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट, 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ है छोटा नागपुर, खास, पलामू और सिंहभूम क्षेत्र में। इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, लीडरशिप जो था, सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धो भगत और बिंदराई मानकी, ये सब नाम हैं। इसको जब एक दो बार सुन करके फिर लिख के देखेंगे ना तो फिर याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। तो 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह भी हुआ है बीरभूम या बड़ा भूम एरिया में और गंगा नारायण इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण थे। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। नेक्स्ट, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा था? तो भूमिज विद्रोह को कहा था। नेक्स्ट है 1855 से 56 में संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव इसके नेतृत्वकर्ता थे। और क्या है खास इसमें? इसे संथाल हूल भी कहा जाता था। हूल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। नेक्स्ट, 1858 से 95 तक सरदारी लड़ाई हुआ है छोटा नागपुर क्षेत्र में और कोल सरदार इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इसे मुल्की यानी कि मातृभूमि या मिल्की यानी कि जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। यह विद्रोह कोलों के जमीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने के परिणाम था। मतलब हथिया लेता था उसका जमीन, इसलिए विद्रोह किया उन्होंने। 1874 से 75 में खरवार आंदोलन हुआ है संथाल परगना में और भगीरथी मांझी इसके नेतृत्व थे। इसके बारे में क्या खास लिखा हुआ है बात? अच्छा एक और है, खरवार आंदोलन और सफाहोर आंदोलन, तो दोनों के बारे में लिखा हुआ है ये विशेषताएं। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी, खरवार संथाल की एक उपजाति है। अच्छा, खरवार संथाल की एक उपजाति है, संथाल से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने एवं अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर था इनका। नेक्स्ट, मद्य निषेध, नाच गाना पर प्रतिबंध आदि। यह आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा थी और चारित्रिक शुद्धता पर बल देते थे। कौन? ये सफाहोर आंदोलन में या खरवार आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह का डिटेल दिया हुआ है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में।
तो इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अच्छा, संथाल विद्रोह और इस विद्रोह से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों की बेगारी, मतलब संथालों से बेगारी करवाना मतलब बिना पैसे के काम करवाना। तो ये सब मुख्य कारण थे संथाल विद्रोह के। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे संथाल विद्रोह के? तो दीकुओं को भगाना। दीकू दरअसल उन लोग बाहरी को बोलते थे दीकू। विदेशी शासन का अंत करना तथा आबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। आबुआ राज का मतलब अपना शासन स्थापित करना। नेक्स्ट है 30 जून 1855 को भोगनाडीह, जिसको साहेबगंज कहते हैं, में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय किया। इस बैठक में सीदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। तो कहीं अगर मैच करने में आ जाए कि संथाल विद्रोह में किसको क्या दायित्व दिए गए थे, तो सिद्धू को राजा बनाया गया था और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। तो ये बातें याद रखना है। भैरव क्या बना था? सेनापति। और राजा कौन बना था? सिद्धू। और कान्हू को मंत्री पद दिया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि संथाल विद्रोह में क्या महिलाओं ने हिस्सा लिया था, तो हाँ लिया था। जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों, जिसका नाम क्या था? फूलो और झानो के रूप में मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। तो बरहैत एक जगह है जहां इन विद्रोहियों का, संथाल विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामी नेकोह में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो जिस तरह से 1857 के विद्रोह से संबंधित क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता से मिलान करने के लिए आता है, तो इस तरह से आ सकता है कि दामा नेकोह में कौन नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का? सिद्धू ने। सिद्धू, कान्हू और चांद, भैरव ने। जबकि हजारीबाग में अर्जुन मांझी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। भैरव मांझी ने, अर्जुन मांझी और भैरव मांझी जुड़े हुए थे हजारीबाग में संथाल विद्रोह से। बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार। दमन एको, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चारों नेतृत्व करता थे। हजारीबाग में अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने नेतृत्व किया और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था बीरभूम एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं का मतलब बाहरी। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि संथालों ने संथालों के द्वारा दीकुओं के शब्द का प्रयोग किस चीज़ से संबंधित है? तो बाहरी लोगों से। तो विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बारो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीर पैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया। तो ध्यान रखना है कि संथाल इतनी आसानी से नहीं हार गए थे। सबसे पहला जो गया था मेजर बारो, कहीं कहीं लिखा हो, कहीं मेजर बरो, तो ये इसको हरा दिया था इन्होंने। कहाँ? पीरपैती के मैदान में। तो ये भी याद रखना है, कहीं कहीं पूछ दे सकता है कि संथालों ने मेजर बारो को किस मैदान, मतलब कहाँ पराजित किया था? तो पीरपैती के मैदान में। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग किया था। तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड, ये उनके हेल्प करने वाले थे। इन्होंने दमन किया था संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट, कान्हू संघर्ष में मारा गया। फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। तो 57 में क्रांति हुई है, उससे एक साल पहले ही संथाल विद्रोह समाप्त हो गया एक तरीके से, क्योंकि सब नेता निपटा दिया नेता लोगों को। इसलिए इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामी नेकोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया। तो नाम बदला था, जिसे दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल 4 जिले थे उस समय। तो दामन नेकोह जिसका नाम बदला संथाल परगना, उसमें 4 जिले शामिल थे। कौन कौन से? दुमका, देवघर जो कि अभी झारखंड में है, गोड्डा और राजमहल, ये सब 4 जिले थे।
साथ ही 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई। तो ये सब सारे मेंस में भी फैक्ट लिखे जा सकते हैं और पीटी में भी क्वेश्चन बनेंगे इस पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं लाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूल नियम निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, तो संथाल विद्रोह से संबंधित है। कब लाया गया, 1856 में, 1857 क्रांति के एक साल पहले। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। तो कार्ल मार्क्स ने किस भारत के किस जनजाति विद्रोह की चर्चा की है, तो संथाल विद्रोह की चर्चा की है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो हूल दिवस कौन सा सरकार मनाती है, झारखंड सरकार। किस तारीख को, 30 जून को। अच्छा, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उल गुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई है। तो मुंडा विद्रोह की जगह पर ऐसे भी लिखा रह सकता है उल गुलान या फिर महान हलचल। तो उल गुलान विद्रोह या महान हलचल ये सारे मुंडा विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट, 1899 से 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। तो ये कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच में हुआ है और 1856 में संथाल विद्रोह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, यह विद्रोह सामूहिक स्वामित्व व्यवस्था की जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुंडा विद्रोह का कारण क्या था, तो भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन, ये कारण था मुंडा विद्रोह का। बिरसा, हालांकि बाद में इसने धार्मिक राजनीतिक रूप भी ले लिया था। नेक्स्ट क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। नेक्स्ट क्या है, बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया और 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईवासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। तो वैष्णव धर्म को बिरसा ने किससे जाना था, तो आनंद पांडे से जाना था। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा एवं इनके अनुयायी बिरसाइयत कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट, उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया था। तो बिरसाइयत के भगवान जो हैं सिंगा बोंगा हैं। नेक्स्ट, 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारावास में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई थी। तो किस जेल में रखा गया था, किस कारागार में रखा गया था बिरसा को, हजारीबाग जेल में, केंद्रीय जेल में। नेक्स्ट, परंतु 2 वर्षों के बाद, देखते हैं यहाँ से, 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उल गुलान की आग सिंहभूम के चक्रधर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, यानी कि ईसाई के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, तो प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के लिए उद्देश्य से केवल
अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नेक्स्ट क्या है, सरकार, मतलब ये हुआ बात कि पहले इन्होंने ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन फिर बाद में इनको लगा कि हत्या, निर्दोष लोगों की हत्या करने से बचना चाहिए, और फिर इन्होंने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सैल क्रैकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारवेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। तो देखिए ये स्थान महत्वपूर्ण है, सैल रैकाब पहाड़ी, और ये कमिश्नर का नाम महत्वपूर्ण है फारवेस, और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। तो ये ध्यान रखना, और ये डेट इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी थी, और उसके बाद फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड, इन लोगों के हाथों से विद्रोह का पराजय हुआ। और कब हुआ था? 9 जनवरी 1900 को। नेक्स्ट, 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीरा केल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी, और बिरसा को चक्रधरपुर, जिसको सिंहभूम कहते हैं, से पकड़ लिया गया। तो बिरसा को कहाँ से पकड़ा गया? चक्रधरपुर से, जिसको सिंहभूम कहते हैं। और किस गांव वालों ने इन्फॉर्मेशन दी थी इनके खिलाफ? तो जीरा केल गांव वालों ने, 500 रुपये के लालच में। नेक्स्ट, 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है, और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में ही अंतिम सांस ली। तो ये ऐलान किसने बताया था कि उनको हैजा हुआ है? तो डिप्टी कमिश्नर थे, कहाँ के? बिरसा को हैजा हो गया। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर नाम नहीं दिया, और डिप्टी कमिश्नर ने किया था ऐलान। नेक्स्ट, विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, और मिशनरियों के भ्रामक नीतियां एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा, ये सब सारे उनके कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण भी था। 1894 को छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम, ये मुख्य रूप से तात्कालिक कारण था मुंडा विद्रोह का। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दीकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। तो ये सब सारे मेन उद्देश्य थे मुंडा विद्रोह के। परिणाम क्या हुए? तो ये देखिए मेंस में भी काम देगा ये सब सारी बातें। परिणाम हुआ, वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खुट्टी को अनमुंडन के रूप में स्थापित किया जाना, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना, ये सब सारे परिणाम हुए। अब है नेक्स्ट, टाना या ताना भगत आंदोलन। क्या है? ताना का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति, देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया है। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरूख धर्म, यानी कि कुरूख या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी कि उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि धर्मेश की आराधना पर किसने बल दिया? चाहे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगा बुंगा की उपासना पर किसने बल दिया? तो अभी हमने पढ़ा था सिंगा बुंगा वाला मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, पशु बलि यहाँ से है। उसने केवल धर्मेश की आराधना पर बल दिया। पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जत्रा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। तो जर्मन कैसर बाबा किसको कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, सीबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। तो ये सब और भी नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम अभी मैंने पढ़ा। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। क्या क्या था? उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। ये सब उन्होंने मांग किया था किसके सामने? पलामू के राजा के सामने। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? पलामू के राजा ने उपर्युक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी
ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। तो ये बात है कि गांधी जी के पुनर्जन्म के रूप मतलब जतरा भगत के पुनर्जन्म के रूप में गांधी जी को देखा था इन्होंने। नेक्स्ट, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। नेक्स्ट, कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन एवं वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। तो ये बात भी है। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट की थी। तो ये खास बात है। तो किसने महात्मा गांधी को 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में 400 रुपये भेंट की थी? ताना भगतों ने। अब नेक्स्ट आ रहा है 1857 के बारे में कुछ बातें हैं। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। तो ये डेट भी याद रखना है, 3 जुलाई 1857, क्योंकि पिछली बार ये डेट के साथ आस्था वाले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बना था। तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में, नाम याद रखना है, पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा जगदीशपुर और भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 को हुई। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, क्योंकि कुंवर सिंह पर तो एकदम हॉट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। क्वेश्चन लगभग हर साल रहता है कुंवर सिंह पर, और विवाद भी होता है लगभग हर साल। तो याद रखना है, युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई थी। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व किसने किया विद्रोह का? तो उनके भाई अमर सिंह ने। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। यानी कि सबसे पहले महेश नारायण ने नेतृत्व किया था अलग बिहार राज्य बनाने के लिए, उसके बाद फिर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूहुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए थे। डॉक्टर सिन्हा मतलब सच्चिदानंद सिन्हा के साथ हो गए थे। अब नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। इससे जुड़ा हुआ क्या फैक्ट है? नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। तो तिनकठिया पद्धति का मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना। ये होता था स्थानीय किसान और अंग्रेजों के बीच में समझौता होता था, अंग्रेज व्यापारी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। नेक्स्ट पॉइंट, मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, तो किस गांव से संबंधित थे? मुरली भरहवा गांव से संबंधित थे। किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में यही राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात हुई और प्रेरणा प्रदान किया राजकुमार शुक्ल ने कि आप आइए चंपारण। किसको? गांधी जी को। तो किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे, वहां से वे चंपारण पहुंचे। तो पटना गांधी जी कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। तो ये डेट याद रखना है। इस पर भी पिछले बार आस्था टेस्ट सीरीज में शायद क्वेश्चन था। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे, वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की।
पटना में गांधी जी मजरूहुल हक से मिले, तो मजरूहुल हक से गांधी जी की मुलाकात पटना में हुई है। नेक्स्ट, इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी कब पहुंचे थे गांधी जी? 15 अप्रैल को। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। तो किस धर्मशाला में रुके थे? हजारीमल धर्मशाला में। कहाँ? बेतिया में। बेतिया वही जगह है जहाँ से अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। चंपारण जाट समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह और महात्मा गांधी तथा FG स्लाई जो कि अध्यक्ष आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें? नेक्स्ट है, वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। तो मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किसने किया था? गांधी जी ने। कब? 24 मई 1918 को। नेक्स्ट, अब खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ बिहार से संबंधित तथ्य है। क्या है? खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। तो पटना में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हसन इमाम ने किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूहुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजरूहुल हक ने निकाला था। तो क्वेश्चन इस पर बना भी है कि मजरूहुल हक ने किस अखबार को निकाला था? तो मदरलैंड नामक अखबार को। चाहे मदरलैंड अखबार के संपादक कौन थे या किसने निकाला था? तो मजरूहुल हक ने निकाला था, ये वाला बात। नेक्स्ट, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास यानी कि देशबंधु थे। चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहा जाता है। तो 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे जिनको देशबंधु भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि देशबंधु निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को। अच्छा, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को कहा जाता है। वो भी बिहार संबंधित है, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है किसान सभा। तो वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा बना है, बन सकता है क्या? कई बार बना है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोनपुर के मेले में की गई थी। और किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और सचिव कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन। तो लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी जिसे बकास्त कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया। नेक्स्ट क्या है? नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। तो ये जो अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनी थी, ये नासिक जेल में बनी थी। और किसने, मतलब कब? 1833 में। किसने बनाया था ये योजना? तो 1833 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने बनाया था, यानी और लोग थे। नेक्स्ट, वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 में। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में हुई है 1931 में पटना में, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है 1934 में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये तो आपने भारत के आधुनिक इतिहास में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने, इन्हीं को कहा जाता है अजात शत्रु। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने चलाया था। नेक्स्ट,
राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो ऑपरेशन जीरो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय है। अच्छा, एक ऑपरेशन पोलो है। क्या है ऑपरेशन पोलो? तो ऑपरेशन पोलो के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हिंट दे देता हूँ, भारत के किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। तो नेक्स्ट क्या है? 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी ऑर्थर ने गोली चलाई। तो ये पटना सचिवालय कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था छात्रों के जुलूस पर? तो जी आर्चर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति वाले कुछ पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और 1946 में 11 दिसंबर 1946 को इनको 9 दिसंबर को बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया अस्थायी रूप से। और 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिंह ने के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। पहले मुख्यमंत्री भी यही हैं बिहार के। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो यहाँ बिहार के इतिहास से संबंधित सारी बातें हमने देख ली है। मास्टर वीडियो भी एक लास्ट में आ जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाते हैं वो उतना कीजिए। और वीडियो से संबंधित सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या सुधार की संभावना है आप जरूर बताइए। थैंक यू।